हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम गाइड एंड फिजियो का चैप्टर नंबर 82 देखेंगे, जिसमें हम फीमेल हार्मोनल सिस्टम को देखेंगे। ये चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे कंप्लीट हो चुकी हैं और इस टॉपिक की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है। इस टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि डिटेल में प्लीज़ करा दें, तो मैं आपको उतना बताऊँगी जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है वो ज़्यादातर आपके MCQs में आता है, वाइवा में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। वाइवा में आपकी जो साइकिल्स है ना, ओवेरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसमें क्या चीज़ याद रखनी है कि जैसे आपका मेल हार्मोनल सिस्टम है वैसे ही आपका फीमेल हार्मोनल सिस्टम है। मेल और फीमेल हार्मोनल सिस्टम में हमारे पास 3 चीज़ें सेम हैं। ठीक है, वो 3 चीज़ें क्या सेम है? हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और यहाँ पे ओवरीज है। तो मेल्स में आपके पास क्या आ जाएगी? टेस्टिस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक का जो काम है ना, ये तीनों स्टेप्स, ओवरीज की जगह टेस्टिस हो जाएगा। ये तीनों स्टेप्स आपके पास जैसे मेल में है वैसे ही आपके पास किस में आ जाएंगे? फीमेल्स में। ठीक है, अब ये कहानी स्टार्ट कहाँ पे होती है? ये कहानी आपकी स्टार्ट होती है किस टाइम पे? प्यूबर्टी के टाइम पे। अब प्यूबर्टी का जो टाइम है आपका, वो कब से स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी का टाइम आपका कब स्टार्ट होता है? 11 टू 13 ईयर्स या 14 ईयर्स अप्रॉक्स जो होती है, ये प्यूबर्टी का पीरियड होता है। ठीक है, उस टाइम पे आपका जो हाइपोथैलेमस है ना, वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से क्या चीज़ हमारे पास रिलीज होती है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किस टाइम पे रिलीज होगी? प्यूबर्टी के टाइम पे। अब प्यूबर्टी का टाइम पीरियड क्या है? कुछ बुक्स कहती है 11 टू 13 ईयर्स ओल्ड और कुछ कहती हैं आपके पास 11 टू 14 ईयर्स ओल्ड। एक बात तो ये। अब एक दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि प्यूबर्टी जो है वो 11 टू 13 ईयर्स पे ही हो। ठीक है, अगर प्यूबर्टी बिफोर 11 ईयर्स आ जाएगी तो फिर आप उस चीज़ को क्या बोलेंगे? प्री कॉक्शियस प्यूबर्टी। MCQ आता है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्या चीज़ के 11 ईयर से पहले अगर आपके पास प्यूबर्टी आ जाएगी तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? प्री कॉक्शियस प्यूबर्टी, जो कि बहुत अब आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। ठीक है, कोई बीमारी नहीं है ये। अब हाइपोथैलेमस से निकला है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसने किसके ऊपर एक्ट किया? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। ठीक है, ये सारा काम कब होगा? जब प्यूबर्टी अचीव होगी, या वाइस वर्सा कर लो कि ये होना शुरू हो जाए तो उसको प्यूबर्टी बोलते हैं, ये प्यूबर्टी आ जाए तो ये सारा काम होता है। ठीक है, अब अगर ये इससे पहले, प्यूबर्टी से पहले ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब ये सब क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि ओवरीज जो होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, तो ये साइकिल जो है ना, ये वापस चल नहीं पाता। समझ आई ये चीज़? तो हमें क्या करना है कि अभी हम कहाँ से देख रहे हैं कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है तो हम वहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आपकी जो प्यूबर्टी जब अचीव हुई, आपकी हाइपोथैलेमस से निकला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसने जाके आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर क्या किया? एक्ट किया, और उसने उसको जाके बोला भाई तुम अपने अंदर से FSH और LH को निकालो। ठीक है, कौन सा है ये हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कौन सा हार्मोन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट है ओवरीज के ऊपर इन फीमेल। ठीक है, मेल्स में टेस्टिस पे होंगे। तो आपके पास ये क्या किया? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकले FSH और LH अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से निकल रहा था। अब ये इन्होंने जाके ओवरीज के अंदर से जब इसके ऊपर एक्ट किया, ओवरी के ऊपर, तो ये अपने रिस्पेक्टिव इसके ऊपर जाके लग गए रिसेप्टर के ऊपर, और फिर वहाँ से आपका क्या निकला? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ तक की आपको कहानी समझ अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ रिवाइंड करके देख लें, क्योंकि इससे आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो मैं पूछूं ओवेरियन हार्मोन्स कौन से हैं, तो आपने FSH और LH नहीं बोलना है। ठीक है, ये बहुत बच्चे जो है ना वो मिस्टेक करते हैं। आपने क्या बोलना है? ओवेरियन हार्मोन्स हमारे पास 2 हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, ओवरी के ऊपर इनके रिसेप्टर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये वहाँ से निकल नहीं रहे। ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आपका MCQ आता है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है मेल्स और फीमेल्स में इस पूरे साइकिल में कौन सा है? ठीक है, मेल्स से फीमेल को कौन सा पॉइंट जो है वो डिफरेंशिएट करता है? तो आपने कौन सा बोलना है? ओवेरियन हार्मोन वाला जो पॉइंट है ना, वो जो है वो इसको मेल से फीमेल का यानी डिफरेंशिएट करता है। थोड़ा सा इन हार्मोन्स के बारे में सुन लें कि जो FSH है और LH है, ठीक है, ये भी MCQ आता है। जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। FSH और जो LH है, इनका नेचर क्या है? ठीक है, ये भी MCQ आता है। तो ये क्या है? ग्लाइको प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, अब अगर आपके पास ये MCQ आ जाए कि इन हार्मोन्स की अगर हो जाए एब्सेंस, ठीक है, ये हो जाए इन हार्मोन्स की क्या हो जाए? एब्सेंस ऑफ दीज हार्मोन्स, तो इसका क्या मतलब है? इसमें क्या होगा? आपकी जो ओवरीज हैं वो इनएक्टिव रहेंगी। ठीक है, अगर इन हार्मोन्स की हो जाएगी एब्सेंस तो आपकी जो ओवरीज हैं वो इनएक्टिव रहेंगी। और ये किस टाइम पे होता है? ठीक है, एक चीज़ ये, तो वो जो टाइम पीरियड है जब आपके पास ये हार्मोन्स का एब्सेंस होगा और ओवरीज जो हैं वो इनएक्टिव होंगी, वो कौन सा टाइम है? चाइल्डहुड। बचपन में आपके पास आपकी जो
ओवरीज हैं वो इनएक्टिव होती हैं। क्यों इनएक्टिव होती हैं? क्योंकि ये हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते, ठीक है। जैसे ही आपकी प्यूबर्टी का टाइम आता है, ठीक है, तो आपका जो पिट्यूटरी है, देखो पी फॉर पिट्यूटरी, पी फॉर प्यूबर्टी के टाइम पर आपका जो पिट्यूटरी है वो प्रोग्रेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एफएसएच और एलएच जो है वो सिक्रीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। एक और चीज़, प्यूबर्टी और मेनार्की में बहुत बड़ा फ़र्क है, ये याद रखना। जो प्यूबर्टी है उसके ऊपर आपका एफएसएच और एलएच जो है ना वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और थोड़े बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो गई, हिप वाइडनिंग हो गई, और आपके हेयर प्रोडक्शन, अंडर आर्म्स हेयर प्रोडक्शन, और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो प्रोड्यूस होने को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेनार्की की बात करूँ तो बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि मेनार्की और प्यूबर्टी एक ही चीज़ है। नहीं, प्यूबर्टी मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्रेसिवली एफएसएच और एलएच का किधर से बनना? पिट्यूटरी से बनना, और उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का पैदा होना हमारे पास क्या कहलाता है? प्यूबर्टी। लेकिन मेनार्की क्या है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्की, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि प्यूबर्टी आ गई और मेनार्की भी हो गई, ऐसा नहीं ज़रूरी, ठीक है। प्यूबर्टी आई उसको वो क्या चीज़ है? प्रोग्रेसिव एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन, और मेनार्की क्या है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये याद रखना है आपने। अच्छा, कुछ बात एफएसएच और एलएच की कर लेते हैं कि जो एफएसएच की फुल फॉर्म आपको पता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करना है? जाके ओवरीज पे कैसे एक्ट करेगा? ओवरीज के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं फॉलिकुलर सेल्स जो कि क्या कहते हैं? इमेच्योर टाइप के होते हैं, ठीक है। हर मंथ एक फॉलिकल ने क्या होना है? मैच्योर होना है। तो उसके लिए हमारे पास एफएसएच का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप ये चीज़ अगर आप देखेंगे ना कि हमें पहला हार्मोन कौन सा चाहिए, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि साइकिल के कौन से टाइम पे हमारे पास कौन सा हार्मोन ज़्यादा होगा और कौन सा हार्मोन कम होगा और किस वक्त हमें किस हार्मोन की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले हमें किस हार्मोन की ज़रूरत है? एफएसएच, क्योंकि हमें फॉलिकल को क्या करना है? मैच्योर। तो आपके फॉलिकल्स के जो सेल होते हैं उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? एफएसएच, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स पे एक्ट किया एफएसएच ने, वो फिर कन्वर्ट उसने किस में कर दिया? उसको ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ आई कि एफएसएच ने फॉलिकुलर सेल्स को ग्राफियन फॉलिकल में कर दिया चेंज, ठीक है। अब जो एलएच है ये हमें किसके लिए चाहिए होता है कि जब वो फॉलिकल बन जाएगा तो उसको बाहर भी तो निकालना है। वो हार्मोन कौन करता है? एलएच। एलएच का दूसरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइज। एलएच का फुल फॉर्म सॉरी क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एलएच का एक फंक्शन तो आपके पास क्या हो गया? ओव्यूलेशन। दूसरा फंक्शन आपके पास इसका क्या है कि इसने आपके जो कॉर्पस लूटियम बनता है, ठीक है, उसको इसने क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है ये चीज़। अब वो मेंटेन कब करता है? जब प्रेगनेंसी जो होती है हमारे पास अचीव हो जाती है तब। अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई है तो फिर क्या होगा कि ये मेंटेन भी नहीं करेगा उसको। हमारे पास क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटियम मेंटेन नहीं होता, बेसिकली वो डीजेनरेट हो जाता है। अब हम थोड़ी सी बात जो है वो ओवेरियन हार्मोन्स की भी कर लेते हैं, जो कि हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। ये दोनों हार्मोन्स आपके पास जो है वो स्टीरॉयड इन नेचर है, ठीक है। क्यों स्टीरॉयड इन नेचर है? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एक और चीज़ कि ये जो आपका एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है ये आपके पास ओवरीज से भी सिक्रीट होता है, ठीक है। कहाँ से सिक्रीट होता है? ओवरीज से भी सिक्रीट होता है, और इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी ये आगे जाके प्लासेंटा से भी सिक्रीट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छे से देख लेनी है। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि एस्ट्रोजन की हमारे पास जो है वो 3 फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। एक बीटा एस्ट्रियोल, ठीक है, क्या? बीटा ईस्ट्राडायोल सॉरी, फिर एक एस्ट्रियोल, और एक होता है हमारे पास ईस्ट्रोन। लेकिन जो सबसे पोटेंट है और प्रिंसिपल एस्ट्रोजन है वो है आपका बीटा ईस्ट्राडायोल, ठीक है। बाकी सारे हमारे पास जो है ये दोनों ये वीक एस्ट्रोजन हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है ना वही बेसिकली एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट होगा वो अभी हम देखते हैं बुक से। ये देखें, ये है हमारे पास थीका सेल्स और ये हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन दोनों में बन रहा है तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा है, लेकिन जो एस्ट्रोजन है ना वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैन्युलोसा सेल्स में ही बन सकता है। वजह, क्योंकि हमें एस्ट्रोजन बनाने के लिए चाहिए एरोमेटेस, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रैन्युलोसा सेल्स में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो एरोमेटेस हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें किसको कन्वर्ट करना है? प्रोजेस्टेरॉन को या एंड्रोजन्स को इसके अंदर एस्ट्रोजन के अंदर। हम एस्ट्रोजन डायरेक्टली नहीं बना सकते, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। तो अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। आपके पास आया कोलेस्ट्रॉल जो आप डाइट से लेते हैं और जो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? प्रेग्नेनोलोन में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये प्रेग्नेनोलोन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन में, और यहाँ पे भी सेम यही चीज़ होगी, ठीक है। अब जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है उसने कन्वर्ट होना है एंड्रोजन्स के अंदर। अब ये जो एंड्रोजन्स है ना इसने कन्वर्ट होना है किसके अंदर? एस्ट्रोजन के अंदर। लेकिन ये तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक एरोमेटेस नहीं होगा, और एरोमेटेस तब तक काम नहीं करेगा जब तक एफएसएच आके रिसेप्टर्स के ऊपर, ग्रैन्युलोसा सेल्स के ऊपर ना आके लग जाए, ठीक है। ये हर महीने होगा, ठीक। तो अब आप ये देखो कि जब एफएसएच बढ़ेगा तब एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा। ये चीज़ आपने यहाँ पे अच्छे से देख ली कि जब तक एफएसएच आके नहीं लग रहा है एस्ट्रोजन भी नहीं बन रहा। जब एफएसएच आके लगेगा तो ये यहाँ पे आपके एरोमेटेस की जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करेगा, जिसकी हेल्प से जो एंड्रोजन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एस्ट्रोजन के
अंदर। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी। थीकर सेल्स के अंदर ही काम नहीं हो सकता। आपका अगर एमसीक्यू आए तो आपने क्या कहना है कि ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ पे एरोमेटेज नहीं प्रेजेंट। अब एरोमेटेज नहीं प्रेजेंट तो हम एस्ट्रोजन तो बना नहीं सकते। एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, बट क्या नहीं होगा? फॉलिकल मैच्योर ही नहीं होगा, आगे की साइकिल ही नहीं चलेगी। और फॉलिकल एक और वजह से भी मैच्योर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरोमेटेज ने काम ही तब करना है जब एफएसएच ने आना है। तो फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए हमारे पास जो हार्मोन मेनली रिक्वायर्ड है वो एफएसएच है। क्यों? क्योंकि इसने एस्ट्रोजन को बनाने में हेल्प करनी है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्की वगैरह में ये रख दी जाती है। अच्छा, तो हम एस्ट्रोजन के अब लास्ट हमारे पास यही टॉपिक है कि इनके फंक्शंस को देखिए। मोटा मोटा ये आपसे वाइवा में अगर पूछना तो पूछना, वरना ये भी कोई नहीं पूछता। ठीक है, एस्ट्रोजन का सबसे पहला फंक्शन जो है वो हमारे पास यूट्रस पे क्या होता है कि आपका जो यूट्रस का जो साइज़ होता है ना बेसिकली, वो ये क्या करता है कि उसको वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, क्यों इंक्रीज़ करेगा? ज़ाहिर है वो उस टाइम पे अब उस बॉडी को पता चलना शुरू हो जाता है कि अब एक फीमेल जो है वो रेडी है टू कंसीव। ठीक है, तो यूट्रस को ये क्या करेगा? थिक करेगा। और जो आपके एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, ये जो जेनिटल्स होते हैं, इनकी भी बेसिकली क्या हो जाती है? थिकनिंग हो जाती है। इनलार्जमेंट भी होती है और थिकनिंग भी होती है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है कि आपकी जो विजाइनल एपिथेलियम होती है वो क्या होती है? पहले क्यूबॉइडल होती है। ठीक है, वो क्या होती है? क्यूबॉइडल से चेंज हो जाती है इनटू स्ट्रेटिफाइड टाइप। अब ये भी देखिए कि कुदरत का क्या निज़ाम है कि वो इस तरीके से क्यों चेंज कर रहा है, ताकि जो बॉडी है फीमेल की वो वेयर एंड टेयर को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, वो उसको थिक इसलिए कर रही है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैंने आपको यूट्रस बताया, उसकी लाइनिंग भी थिक करेगा, उसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का, एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का भी यही सेम केस है कि उसमें भी उनकी थिकनिंग होगी, एनलार्जमेंट होगी, और जो आपकी विजाइनल एपिथेलियम है वो भी क्यूबॉइडल से स्ट्रेटिफाइड टाइप में चेंज हो जाएगी, जो कि ज़्यादा वेयर एंड टेयर को बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का भी इसका सेम यही रोल है कि ये इसकी म्यूकोजल लाइनिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं थिक करेगी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ये मोर सिक्रीटरी बनाएगी। ठीक, मेरे पास एस्ट्रोजन का यही काम होता है कि इसके अंदर फैट की डिपोजिशन करवाएगी, इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करवाएगी, और इसका जो डक्ट सिस्टम है उसको बेटर करती है। ठीक है, और जो आपका स्केलेटन है उसके ऊपर भी इसका यही काम है कि ये आपकी जो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ये पता करें। जो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स होते हैं बेसिकली वो आपकी बोन को तबाह कर देते हैं। आपकी बोन की सेल्स जो होते हैं ना अच्छे वाले, उनको खा जाते हैं। तो ये क्या करता है कि ये उनकी एक्टिविटी को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो इसी वजह से आपको फीमेल्स के अंदर जब तक कि आपकी क्या कहते हैं मेनार्की है, सॉरी जब तक कि आपकी पीरियड्स आ रहे हैं तब तक आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकती। आपकी बोन्स जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है। ठीक, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज आपके पास एस्ट्रोजन की जो प्रोटेक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि अब ज़ाहिर है एफएसएच तो बन नहीं रहा ओवरी से, फॉलिकल्स की अब कहाँ से मैचुरेशन होगी जो एस्ट्रोजन बनेगा। तो फिर आपके पास क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। वुमेन्स जो होती हैं उससे मोर प्रोन हो जाती हैं जब उनके पास एस्ट्रोजन जो है वो बनना बंद हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज। ठीक, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आपके पास क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। किसकी वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से। अब वो एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है कि होता क्या है कि पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, भूख ज़्यादा लगती है, तो उस वजह से एस्ट्रोजन की वजह से ही ये चीज़ होती है। ठीक है, और एक चीज़ हमारे पास क्या होती है? फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये कहाँ कहाँ करवाएगा? आपकी हिप रीजन पे करवाएगा, ब्रेस्ट रीजन पे करवाएगा, पेल्विक रीजन पे आपकी मोस्टली जो होती है वो एस्ट्रोजन की वजह से ही फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यही वजह है कि मेनार्की के से पहले और मेनोपॉज के बाद फीमेल का जो बॉडी वेट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, और वो शेप भी जो होती है वो डिसशेप हो जाती है। इतने फंक्शंस भी अगर आपने लाइन से बता दिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस हैं। सबसे जो मेन फंक्शन है वो इसका हमारे पास किस में आता है? यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर इसमें बेसिकली जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम होती है ना, इसको ये प्रिपेयर करता है। कब प्रिपेयर करता है? जब लास्ट पार्ट ऑफ द साइकिल जो होता है वो हमारे पास चल रहा होता है। तो ये क्या समझता है कि बस अब आके ओवम में ना इम्प्लांट हो जाना है, तो ये सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा करने लगता है उसके न्यूट्रिशन के लिए और उसको आराम से होल्ड करने के लिए। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर प्रेगनेंसी अचीव ना हो तो फिर वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसको तो नहीं पता ना कि अचीव नहीं हुई है, इसको तो बस ये पता है कि मुझे जो है वो रेडी रहना है अपने यानी हथियार लेके। तो ये क्या करेगा? सिक्रीटरी चेंजेस को यूट्रस में प्रमोट करेगा। ठीक है, और इसने एक और चीज़ क्या करनी है कि इसने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करना है। अब आप कंफ्यूज मत हो कि भाई ये क्यों डिक्रीज़ कर रहा है? ये इसलिए डिक्रीज़ कर रहा है कि अगर ये इंक्रीज़ कर देगा फॉर सपोज, तो क्या होगा? अंदर का सारा मटीरियल बाहर निकल जाएगा, ओवम भी बाहर चला जाएगा। तो हमने ओवम को बाहर जाने से रोकने के लिए अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उसने क्या करना किया है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? एंड में निकल रहा है ना, और हमें ओवम को होल्ड करना है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो कि इसकी जो सिक्रीशन है, प्रोजेस्टेरॉन अगर ऐसा ना करे तो वो तो ओवम निकल जाएगा बाहर, तो प्रेगनेंसी तो किसी सूरत नहीं अचीव हो पाएगी। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को डिक्रीज़ करके ओवम को इन प्लेस हेल्ड कर देता है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि हर महीने प्रेगनेंसी तो नहीं होती, तो होता ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वो अंदर होल्ड करेगा ना यूट्रस में। अब फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं है तो फिर जो प्रोजेस्टेरॉन है उसकी सिक्रीशन तो ऑलरेडी कम हो जाएगी एंड ऑफ द साइकिल पे, तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी और सब कुछ बाहर निकल आएगा। तो नेक्स्ट के क्या फंक्शन है हमारे पास कि इसने फैलोपियन ट्यूब की जो सिक्रीशंस है उसको भी इंक्रीज़ करना है जस्ट लाइक एस्ट्रोजन, ताकि आसानी के साथ जो है वो ओवम जो है वो निकल सके या आ सके, जो भी इसका काम है। ठीक है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी इनका भी काम है। इसने क्या किया था कि उसके अंदर डक्ट सिस्टम वगैरह को अच्छा सा किया था, इसने मिल्क की बेसिकली प्रोडक्शन को इसमें बनाना है। ठीक है, दोनों का सेम ही काम है।
यहीं तक का था फीमेल हार्मोनल सिस्टम। इतना भी आपके लिए बहुत है, ये टॉपिक इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, और अगर खुदा न खास्ता आ भी जाए तो ये भी आपके लिए मोर देन इनफ है। एक दफ़ा बुक से गो थ्रू करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और जो फर्दर टॉपिक्स पे आपको वीडियो फ़ौरन रिक्वायर्ड है, प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि मैं पहले वो अपलोड करूँ, बाकी बाद में अपलोड करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।